हेलो फ्रेंड्स, मैं स्टडी 91 चैनल से नितिन गुप्ता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज दोस्तों हम लोग कवर करने जा रहे हैं इंडियन पॉलिटी को, यानी भारतीय राज्य व्यवस्था को। और आज की टॉपिक दोस्तों बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं अनुच्छेद 32 के ऊपर, जिसमें बताया गया है संवैधानिक उपचारों के अधिकार। तो बहुत डिटेल में इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं और पढ़ने के बाद आपको काफ़ी अच्छा लगेगा और एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएंगे वो सब आपको इस टॉपिक से अगर आते हो तो आप कर ले जाओगे, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको चाहिए हमारे पीडीएफ नोट्स, क्लास नोट्स या हैंड रिटन नोट्स, तो आप विजिट करिए हमारी वेबसाइट पर जिसका नाम है study91.org। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब, प्लस बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन के थ्रू ये पता चलता रहे कि कितने वीडियोज अपलोड किए जाते हैं। और एक आखिरी बात दोस्तों आपसे कहना चाहूँगा, हाथ जोड़कर निवेदन है हमारे भाई और बहनों दोनों लोगों से कि किसी तरह का अगर एडवर्टीजमेंट आता है तो उसको पूरा देखा करें। देखिए मैं बार बार आपसे एक ही बात करता हूँ, एक ही विनती करता हूँ, जब से मैं पढ़ा रहा हूँ तब से सिर्फ यही बात करता हूँ कि जो भी एडवर्टीजमेंट आए उसको देखिए, उसको स्किप मत करिए, ठीक है। बस अगर आप इतना करते रहोगे तो बाकी मेरा सब कुछ अच्छा चलता रहेगा भगवान की दुआ से, और मुझे कभी किसी तरह का चार्ज लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये जो अनुच्छेद 32 में बताया गया, एक्चुअली में यह अधिकार कैसा अधिकार है? इंग्लिश में इसको बोलते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज, ठीक है। ये उपचार है और कैसा उपचार है? संवैधानिक। संवैधानिक मतलब इसके लिए हमारे संविधान में उपबंध किया हो गया हो, ठीक है। याद रखिए, अगर कहीं भी शब्द लगता है संवैधानिक तो इसका मतलब पता है क्या होता है? जिसकी चर्चा संविधान में की गई हो वही क्या है? संवैधानिक है। बात समझ में आ रहा है? जिसकी चर्चा संविधान में की गई हो वही क्या है? संवैधानिक है, ठीक है। तो याद रखिए, यह एक कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, ठीक है। और यह अधिकार के थ्रू हमको मिलता है अनुच्छेद 32 में। करा भारतीय संविधान जो अपने नागरिकों को विशद रूप में मूल अधिकार प्रदान करता है, वहीं उसे परिवर्तित करने के लिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी प्रदान करता है। दोस्तों एक्चुअली में है क्या? देखो, हम लोग पढ़ रहे हैं मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स मतलब हमारे जो देश के नागरिक हैं या हमारे देश में जो बाहर से आने वाले लोग हैं, कुछ उनके लिए भी कुछ मूल अधिकार है। तो बेसिकली हम बात करेंगे अपने देश के नागरिकों के लिए। तो जो हमारे देश में रहने वाले लोग हैं उनको हमारे संविधान की तरफ से मूल अधिकार दिए गए हैं, ठीक है। कि ये उनका अधिकार है, उनके अधिकार को कोई छीन नहीं सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी कई बार ऐसा देखा गया है कि व्यक्ति के मूल अधिकार उसको नहीं मिल पाते, ठीक है। उसमें किसी न किसी वजह से कोई ना कोई बाधा पहुंचती है। सब किसी की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनके मूल अधिकार उन्हें मिल नहीं पाते। तो ऐसे में हमारे संविधान में अनुच्छेद 32 के तहत ये व्यवस्था की गई है कि जिस भी व्यक्ति को मूल अधिकार नहीं मिल पाएगा उसको दिलाने का हकदार कौन है? हमारा उच्चतम न्यायालय है या जो उच्च न्यायालय वो है। ये दोनों न्यायालय के पास शक्ति है कि हर एक ऐसे छोटे बड़े व्यक्ति, चाहे वो गरीब हो चाहे वो कोई व्यक्ति बशर्ते वो भारत का नागरिक होना चाहिए, तो उसको उसका मूल अधिकार दिया जाएगा एट एनी रेट, ठीक है। कैसे दिया जाएगा? तो यही चीज तो तुम्हें सीखना है। कह रहे हैं अनुच्छेद 32 के तहत उपबंधित संवैधानिक उपचारों का अधिकार एक अत्यंत महत्वपूर्ण मूल अधिकार है। जाहिर सी बात है कि बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि दूसरे के मूल अधिकार छूट ना पाए, और उसको अगर नहीं मिल पा रहा है तो वहां तक पहुंचाने का दायित्व तो किसका है? अनुच्छेद 32 का दायित्व है, ठीक है। कैसे है? तो ये देखिए आगे बताया जा रहा है। कह रहा है कि ये इतना इंपॉर्टेंट है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने संविधान की रचना में सबसे बड़ा योगदान दिया, उन्होंने अनुच्छेद 32 की महत्ता को स्वीकारते हुए इसको भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दिया। मतलब जिस प्रकार से मानव शरीर में एक आत्मा का काम होता है, बिना आत्मा क्या है? व्यक्ति निर्जीव है, उसके अंदर कोई जान नहीं है। तो आत्मा सबसे बड़ी चीज है। याद रखिए, पूरे संविधान में 395 अनुच्छेद हैं, तमाम चीजें लिखी गई हैं, लेकिन उन 395 में उसकी आत्मा कहाँ छिपी है? अनुच्छेद 32 में उसकी आत्मा छिपी है। उसका हृदय कहाँ है? अनुच्छेद 32 में। यानी इतना इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, तो वाकई इसको आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि इसके अंतर्गत जब किसी व्यक्ति के मूल अधिकार का उल्लंघन होता है तब वो उपचार के लिए उच्चतम न्यायालय की शरण में जा सकता है, अनुच्छेद 32 के तहत। अगर उच्चतम न्यायालय नहीं जा सकता क्योंकि उच्चतम न्यायालय दिल्ली में है, तो इसके अलावा दोस्तों वो उच्च न्यायालय के तहत यानी हाई कोर्ट में जा सकता है, जिसके बारे में अनुच्छेद 226 में बताया गया। मैंने कहा दो दो गार्जियन इसके हैं, एक तो राज्य में रहता है उच्च न्यायालय और दूसरा पूरे सेंट्रल का है, ठीक है, उच्चतम न्यायालय। ये दोनों जगहों पर जा सकता है और वहां जाकर के उनके सामने न्यायालय के समक्ष ये प्रकट कर सकता है कि हमारे मूल अधिकार का उल्लंघन किया गया है। तो वहां उसको क्या मिलेगा?
वहाँ उसका जो है लाभ उसको दिया जाएगा, उसको न्याय वहाँ पर मिलेगा, क्योंकि उसका नाम ही है न्यायालय। ठीक है, अतः पीड़ित व्यक्ति स्वेच्छा से दोनों में से किसी भी न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है। अनुच्छेद 32 के अधीन उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता संविधान का आधारभूत ढांचा है, अतः इसे 368 के द्वारा संशोधन करके नष्ट नहीं किया जा सकता। कह रहा है कि भाई ये आत्मा है, इसको आप बदल नहीं सकते हो, किसी हॉस्पिटल में जाके दवा करा करके जिंदा कर दोगे, नया कर दोगे, पुराना कर दोगे, ये सब आप काम नहीं कर सकते हो। जिस तरह से एक आत्मा अजर और अमर है, उसी तरह से हमारे संविधान में अनुच्छेद 32 अजर और अमर है। जैसा कि आप जानते हैं कि अनुच्छेद 368 के तहत दोस्तों संविधान में संशोधन किया जाता है। अलग बात है कि साधारण तरीके से बहुमत मिलता है या विशिष्ट तरीके से बहुमत मिलता है, ठीक है, लेकिन संशोधन होता है, हर एक अनुच्छेद में संशोधन होता है। ठीक है, यहाँ तक कि मूल अधिकार में भी संशोधन हो जाया करते हैं समय समय पर, लेकिन अनुच्छेद 32 में कभी भी संशोधन नहीं होगा और इसको संशोधन करके नष्ट नहीं किया जा सकता। यानी इतनी पावरफुल ये जो अनुच्छेद है, ठीक है, आर्टिकल है। कारण अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता केवल मूल अधिकारों के परिवर्तन तक ही सीमित नहीं है। जहां मूल अधिकारों के परिवर्तन का प्रश्न अंतर्ग्रस्त नहीं है, अनुच्छेद 32 के प्रावधानों को लागू नहीं किया जा सकता। याद रखिए दोस्तों, तो सिंपल सी बात है कि अनुच्छेद 32 को सिर्फ और सिर्फ इसलिए बनाया गया है कि अगर किसी व्यक्ति का मूल अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा हो तो यह उसकी रक्षा करे। बस एक टारगेट मूल अधिकारों के लिए ही अनुच्छेद 32 है, उसके अलावा और कहीं नहीं। ठीक है, अब देखिए कुल मिलाकर के 4 खंड हैं। 4 खंड में बताया गया है कि किस तरह से न्यायालय को क्या प्रयोग करना है। 4 खंड। अनुच्छेद 32 का जो खंड 1 है वो क्या बताता है, सब आर्टिकल 1 जो है वो बताता है कि नागरिकों को संविधान के भाग 3 में ही तो वर्णित है पूरा का पूरा मूल अधिकार। तो संविधान नागरिकों को संविधान के भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए, मतलब जितने भी मूल अधिकार हैं, कहां से कहां तक, अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक। ठीक है, तो जितने भी मूल अधिकार हैं उनको प्रवर्तित कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट को समुचित कार्रवाइयों द्वारा प्रचलित करने के लिए अधिकार की गारंटी देता है। कुल मिला जुला के मतलब क्या कह रहा है कि अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक जितने भी मूल अधिकार हैं ये सब आपको दिए जाएंगे। कोई भी व्यक्ति उसको छीन नहीं सकता है, चाहे वो कितने भी बड़े पद पर बैठा हो, आपसे छीना नहीं जा सकता है। अगर छीनता है तो सुप्रीम कोर्ट समुचित कार्रवाई करेगा, ऐसा बताया गया है अनुच्छेद 32 के खंड 1 में। खंड 2 कहता है कि क्या कार्रवाई करेगा, तो कह रहा है कि 5 रीट जारी करेगा। देखिए क्या बता रहा है कि उच्चतम न्यायालय को इन अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए समुचित निर्देश या रीट जारी किया जाता है, जिनके अंतर्गत 5 तरह की रीट हैं। ये 5 तरह की पावर है, जैसे हमारे हाथ में 5 अंगुलियां हैं उस तरह से 5 तरह की पावर है। एक है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, प्रतिषेध, आधार अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण। इस प्रकार के रीट इसमें सम्मिलित हैं और इन्हें जारी करने की शक्ति प्रदान करता है कौन, अनुच्छेद 32। लेकिन किसके लिए, ओनली 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 फॉर सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, ले हाई कोर्ट को करना है तो अनुच्छेद 226 यानी 226 के तहत तो काम करेगा। चलिए अनुच्छेद 32 का खंड 3 क्या कहता है। अब थोड़ा सा यहाँ पे टफ लाइन आपको मिलेगी, लेकिन घबराइएगा मत, इत्मीनान से सुनिएगा हमारी बात। खंड 3 कहता है दोस्तों, यह उपबंधित करता है कि उच्चतम न्यायालय को खंड 1 और खंड 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों पर, अच्छा खंड 1 में क्या था, किसी के मूल अधिकार का उल्लंघन होगा तो सुप्रीम कोर्ट कार्रवाई करेगा। खंड 2 क्या कहा था, क्या कार्रवाई करेगा, 5 तरह का रीट जारी करेगा, यही बोला गया ना। तो कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय की खंड 1 और खंड 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना संसद को, भाई यहां संसद को शक्ति आ गई, कह रहा संसद को यह शक्ति की गई है कि वह किसी अन्य न्यायालय को, सुप्रीम कोर्ट को छोड़ करके भारत में बहुत सारे न्यायालय है ना, तो किसी अन्य न्यायालय को उच्चतम न्यायालय द्वारा खंड 2 के अधीन प्रयोग की जाने वाली किन्हीं, मतलब कौन सी, खंड 2 में क्या प्रयोग किया जाता है, 5 तरह की शक्तियां है ना, वही 5 तरह का जो रीट है ना, तो उनको स्थानीय अधिकारिता में प्रयोग हेतु दे सकता है। कहने का मतलब यह है दोस्तों, देखिए इतना बड़ा देश है, 128-30 करोड़ जो है लोग हो चुके हैं, 130 करोड़ लोग हो गए हैं। ठीक है, अब इतने लोगों में से बहुत लोग, करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनके मूल अधिकार का उल्लंघन होता है। ठीक है, कितने लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, कितने लोग हाई कोर्ट जाएंगे, अगर केसेस बढ़ते हैं, दबाव बनता है सरकार के ऊपर, तो संसद के द्वारा ये पावर दिया जाता है कि जो लोकल स्थानीय जो न्यायालय हैं उनके अंदर भी ये पावर दिया जा सकता है कि भाई आप भी
आप भी देखो कोई किसका मूल अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, उनको न्याय दिया जाए। ठीक है, तो ये रीट जारी करने की शक्ति जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जारी करती है, ये आपको भी दे दिया जाएगा पावर, आप अपने तरीके से काम करो। तो या तो पांचों तरह का रीट जारी करने का पावर दे दिया जा रहा है, उसमें से 1 2 3 4 का दे दिया जाए, वो संसद के ऊपर डिपेंड करता है। तो बस यही है खंड 3 में। खंड 4 कहता है दोस्तों कि संविधान द्वारा या अन्यथा उपबंधित के सिवाय इस अनुच्छेद द्वारा गारंटी किए गए अधिकारों को निलंबित नहीं किया जाएगा। मतलब कि सिंपल सी बात है, संविधान में मूल अधिकार में जो जो मूल अधिकार आएंगे, भाई हो सकता है कि आगे चल के मूल अधिकारों में और भी नई नई चीजें ऐड हो, समय समय पर ऐड होती रहती हैं, कुछ हटती भी रहती हैं। देखो ना, संपत्ति के अधिकार को वहां से हटा करके 300 क में डाल दिया गया। ठीक है, तो जो भी मूल अधिकार रहेंगे उनके लिए गारंटी लेता है कि भाई उसके लिए आपको न्याय दिलाया जाएगा, लेकिन वो मूल अधिकार में शामिल होना चाहिए। ठीक है, तो ये खंड 4 में है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, वो 5 प्रकार की जो रीट है, वो पावर है, उसके बारे में फुल डिटेल से हम लोग जो है देखते हैं वीडियो यहाँ विस्तार से। करा पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों हैबियस कॉर्पस। क्या बोलते हैं? हैबियस कॉर्पस। ठीक है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब होता है किसी को नजरबंद कर लेना। नजरबंद मतलब सीधे सीधे बोलो ना, किसी को आपने गिरफ्तार कर लिया है। ठीक है, कह रहा है जब किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना नजरबंद किया जाता है, बिना बताए उसको उठा के जेल में डाल दिए या उसको अपने कस्टडी में ले लिया, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय के समक्ष दूसरा जो पीड़ित पक्षकार होगा, ठीक है, मतलब जिसको गिरफ्तार किया होगा उसके घर परिवार के लोग न्यायालय जाएंगे कि ठीक हम जाएंगे। न्यायालय गए, वहां पे जो है उन्होंने बात रखा, तो न्यायालय क्या करेगा कि संबंधित अधिकारी को यह आदेश दे सकता है कि उस व्यक्ति को न्यायालय में पेश किया जाए शरीर के साथ। बंदी प्रत्यक्षीकरण में एक चीज होता है कि व्यक्ति को सशरीर उपस्थित करना है। क्या करना है? सशरीर उपस्थित करना है। ध्यान दीजिएगा, सशरीर मतलब वो अपना शरीर अपने साथ लेकर के आएगा। ये जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, तो सशरीर उपस्थित करे। अगर ऐसा नहीं होता तो पता चलता, बता देता कि पुलिस जो है या जो हेड है उस केस का, वो बता देता कि भाई उनकी तबीयत खराब, वो हॉस्पिटल में एडमिट है, वो नहीं आ सकते। उनके जगह पर हम जो है कहते हैं कि वो हमारे कस्टडी में है, तो न्यायालय मान लेता है। लेकिन ऐसा नहीं कहा गया, वहां कहा गया कि सशरीर उसका उपस्थित होना अनिवार्य है, जरूरी है, आवश्यक है। तो सशरीर वो व्यक्ति आएगा जिस भी हालत में रहेगा। ठीक है, चाहे जिस हालत में रहेगा। तो यह याद रखिए वहीं पर कि उस व्यक्ति को न्यायालय में पेश करे और उसकी नजरबंदी का आधार पेश किया जाए। तो न्यायालय उससे पूछेगा भाई फला आदमी को क्यों गिरफ्तार किया गया, उसका आधार दिया जाए। अगर पर्याप्त आधार नहीं है तो न्यायालय गिरफ्तार व्यक्ति को रिहा करने का आदेश जारी कर सकता है, और अगर गलती है तो भाई वो अपने कस्टडी में रखेगा, अपना काम करेगा। यही है भैया बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसी को हैबियस कॉर्पस बोलते हैं। इतना बात आप याद रखिएगा। दूसरा है दोस्तों परमादेश। अभी परमादेश क्या होता है? संधि विच्छेद कर दो ना। परमादेश मतलब परम धनादेश, सबसे बड़ा आदेश। इसका मतलब होता है कि हम आदेश देते हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं मैंडमस। क्या बोलते हैं? मैंडमस। ठीक है, तो मैंडमस में क्या होता है? इसका मतलब ही है कि हम आदेश देते हैं, परम आदेश, सबसे बड़ा आदेश। और यह आदेश किसी भी सार्वजनिक या अर्ध सार्वजनिक संस्था के अधिकारियों को, या हम सीधे सीधे कह दें कि ऐसा कोई भी डिपार्टमेंट जो सरकारी हो या अर्ध सरकारी हो, ठीक है, उनको, वहाँ जो काम कर रहे अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, लोग हैं, चाहे ऑफिसर हैं, कोई भी हो जो वहाँ काम कर रहा हो, उनके विनिर्दिष्ट कार्य संपादन के लिए आदेश जारी किया जा सकता है। नहीं समझ में आया ना? चलो मैं बता रहा हूँ दोस्तों, परमादेश में आदेश जारी किया जाता है भाई आप अपना काम ठीक ढंग से करो, बस यही समझ लो आप। लेकिन ध्यान दीजिए कि यह आदेश या यह रीट निजी व्यक्तियों या संस्थाओं के विरुद्ध संविदात्मक दायित्वों के निर्वहन करने हेतु यह रीट जारी नहीं की जा सकती है। केवल सरकारी लोगों पर जारी होगा, प्राइवेट लोगों पर नहीं जारी होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, प्राइवेट संस्था पर। अब प्रतिषेध अगला आता है। प्रतिषेध क्या है? प्रोहिबिशन बोलते हैं। इसका मतलब होता है मना करना। लोग लिखा होता है ना कहेंगे बोर्ड, यहाँ आना निषेध है, जाना निषेध है, आना मना है, प्रतिषेध है, तो मना करना। याद रखिए यह एक निषेधाज्ञा है। निषेधाज्ञा मतलब निषेध धन आज्ञा। ठीक है, मतलब निगेटिव चीजें हैं। करा यह रीट वरिष्ठ न्यायालयों द्वारा, जो बड़े न्यायालय हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों, जो सत्र न्यायालय हैं, इस तरह के जो अधीनस्थ न्यायालय उनके, या जो अर्ध न्यायिक अधिकरण है उनके विरुद्ध जारी किया जाता है। लेकिन भाई ये प्रतिषेध क्यों? ठीक है, मैं मान लिया कि जारी किया जाता है। ठीक है, तो जारी करके आदेश क्या देता है कि बड़ा जो न्यायालय होगा वो छोटे वाले न्यायालय को आदेश देता है कि आप अपने क्षेत्राधिकार से बाहर कार्य मत करिए।
है कि नहीं। जैसे सिंपल सी बात बताओ, मान लो आप किसी पुलिस थाने में चले जाओ, वहाँ गए केस नोट कराने के लिए, तो जितना उसका अधिकार क्षेत्र है उस पुलिस स्टेशन का, उतने दूर तक का एफआईआर या कोई भी घटना समस्या होता है उसको तो नोट डाउन करेगा, लेकिन बाहर का होगा तो नहीं करेगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बाहर का व्यक्ति भी चला जाता है घूस लेकर के दूसरे जगह अपना धाक जमाने लगता है, उसको मना किया जाता है, दूसरा अधिकारी को मना करता है, आप कहाँ क्यों आ जाओगे, आपका क्षेत्र है, नहीं है, ठीक है। उसी तरह से जो वरिष्ठ न्यायालय है, ये अपने अधीनस्थ न्यायालय को यह आदेश देता है कि अपने अधिकार क्षेत्र से या क्षेत्राधिकार से बाहर कार्य न किया जाए। यह आपका रीट नंबर 3 है। रीट नंबर 4 क्या कहता है, यह बताता है उत्प्रेषण के बारे में, जिसको आप सर्ट्यूरेरी बोलते हैं, ठीक है। इसका मतलब होता है पूर्णतया सूचित करें, पूरा बताइए। फिर भी यह रीट यह रीट भी अधीनस्थ न्यायालयों या न्यायिक या अर्ध न्यायिक कार्य करने वाले निकायों के विरुद्ध जारी किया जाता है। तो याद रखिए, इसके पहले हमने देखा प्रतिषेध, वो भी इन्हीं लोगों के विरुद्ध जारी किया जाता है। उत्प्रेषण, ये भी विरुद्ध जारी किया जाता है। अंतर क्या भाई, वहां पे ये कहा गया कि आप अपने क्षेत्राधिकार से बाहर कार्य मत करिए, और उत्प्रेषण में कहा जाता है कि वरिष्ठ न्यायालय जो होते हैं वो अपने अधीनस्थ वालों से कहते हैं कि जो आपके यहाँ पड़े हुए लंबित मामले हैं, लाइए उसका निवारण हम करते हैं, ठीक है। मतलब आपके यहाँ का मामला क्या है वो हमको पूर्णतया सूचित करिए और हमारे पास भेजिए, इतना बात आप समझो। कर इसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को अपने समक्ष के मामलों को वरिष्ठ न्यायालय को भेजने का निर्देश दिया जाता है। कोई दिक्कत, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कह रहा दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण तथ्य समझिए। कह रहा प्रतिषेध एवं उत्प्रेषण, ये दोनों रीटें अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध जारी की जाती हैं, किंतु दोनों रीटों का जो उद्देश्य है वो अलग है। प्रतिषेध कार्यवाही रोकने के लिए कहता है कि आप अपने क्षेत्राधिकार से बाहर कार्य मत करिए। उत्प्रेषण कार्यवाही समाप्त करने पर निर्णय देता है कि आप अपने यहां से बंद करिए, मामला हमारे यहां भेजिए। ये बात है, ठीक है। अधिकार परीक्षा पढ़ लीजिए, हमारा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। अधिकार परीक्षा कहता है दोस्तों को वारंटो, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, को, अंग्रेजी भी याद कर लेना, बड़ा पूछता है एग्जाम में। को वारंटो, इसका अर्थ होता है आपका अधिकार क्या है, आपका अधिकार क्या है। जब कोई व्यक्ति बिना किसी अधिकार के किसी लोक पद पर कार्य कर रहा है, वो आपका पद नहीं है, फिर भी आप बढ़ चढ़कर भौकाल बनाए पड़े हो और काम कर रहे हो, तो इस रीट के द्वारा उससे पूछा जा सकता है कि वह किस अधिकार के तहत उक्त पद को धारण किए हुए है, उसका अधिकार क्या है। अधिकार परीक्षा के तहत उससे पूछा जा सकता है। तो याद रखिए 5 तरह की पावर हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को दिया गया है। दोनों अनुच्छेद 32 से सुप्रीम कोर्ट, 226 से हाई कोर्ट इस मामले को देखती है, और जिसके भी मूल अधिकार का उल्लंघन हुआ रहता है उसको न्याय दिया जाता है। दोस्तों ये पांचों तरह की जो रीट है ये इंग्लैंड के कॉमन लॉ से लिया गया है, ठीक है। कई बार ये भी एग्जाम में पूछा गया, इसलिए मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ, इंग्लैंड के कॉमन लॉ से लिया गया। और इसी के साथ दोस्तों ये टॉपिक और चैप्टर ये समाप्त होता है। इसके बाद दोस्तों अनुच्छेद 33, 34 और 35 पे भी मैं चर्चा करूंगा, जैसा कि कोचिंग वगैरह में नहीं बताया जाता, बट मैं आपको पढ़ाऊंगा ताकि आप उनको पढ़िए और मूल अधिकार हमारा पूर्णतया जो है समाप्त हो जाएगा। तो कल हम लोग की आखिरी क्लास रहेगी मूल अधिकार के ऊपर, और नेक्स्ट डे से फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे दोस्तों, उसके बाद मतलब परसों से राज्य के नीति निषेध तत्व। तो जो लोग नए हैं आइए भाई प्लेलिस्ट में आइए, ठीक है। और वीडियो बहुत सारे हैं, आपको पढ़ने के लिए पर्याप्त मैटर है। जितना आप अच्छा खासा फीस दे करके बाहर कोचिंग में पढ़ते हो, उससे ज़्यादा बेहतर मटेरियल आपको यहाँ मिल जाएगा। एक बार आप विजिट करके देखो और सीरियल वाइज चीज़ों को पढ़ो, तब आपको पढ़ने का मज़ा मिल पाएगा, ठीक है। 2 वीडियो 4 वीडियो देख करके हा करने से कुछ नहीं मतलब है। अच्छे से पढ़ाई करिए, गहन अध्ययन करिए, ठीक है। थोड़ा समय ज़रूर लगेगा बट अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए इसी के साथ एक क्लास समाप्त होती है। उम्मीद बस खाली आपसे एक दो ही उम्मीद करता हूँ, एक तो आप वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि और भी जो भाई बंधु हैं उस वीडियो को देख पाएँ। दूसरा, किसी तरह का एडवर्टीजमेंट आता है तो उसको पूरा देख लीजिए, उसको स्किप मत करिए बस, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।